सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ग्रेड थर्ड की एग्जाम के बाद पहला सेशन अपना 2 से 3 बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। बड़ा गंभीर सेशन है आप सब लोग के लिए। अभी जितनी भी चर्चाएं आप लोगों की चल रही हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों के भी कमेंट्स मैं देख रहा हूं। आपकी सभी चर्चाओं का केंद्र लगभग एक तो कट ऑफ है, दूसरा शिकायतें हैं कि सर ऐसे भी कोई पेपर होता है क्या, ये चीज ऐसे क्यों बनाई गई, इन्होंने ऐसा ये कर दिया। हर एग्जाम के बाद एक विद्यार्थी का एक रवैया होता है कि वो अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं करता है, अपनी गलतियों पे अपनी कमियों को कभी नोट नहीं करता है और उनको तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। वो 3 से 4 शिकायतें लेकर बैठ जाता है और 10 से 15 दिन उसमें खराब कर देता है। आप सब लोगों ने मेहनत की, बहुत अच्छे से की, जिससे जितना संभव हो पाया उसने उतना किया। पेपर होने के बाद 2 सिचुएशन बनती हैं आपके सामने, और वो 2 सिचुएशन ये होती हैं, जैसे आप एग्जाम हॉल से आते हो, या तो पेपर आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, या आपके सामने सिचुएशन आती है कि आपका पेपर खराब हो गया, ठीक है। बीच में एक सिचुएशन होती है अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है। ये जो अच्छा और ठीक होता है, ये कुछ होता ही नहीं है, ईमानदारी से बताओ। 70% बच्चे इसमें आते हैं, पेपर कैसा हुआ, ठीक हो, कैसा हुआ, अच्छो हो। एक आवाज होती है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मतलब यहां आप मान के चलिएगा कि आपने सच में, आप सिलेक्शन के पास हैं, चयनित आप हो सकते हैं। यहां आपके चयन होने की संभावनाएं नहीं है, किस्मत के भरोसे हो। गुरुजी कट ऑफ थे के बताओ, थाली कट ऑफ देख लें तो कह रो ई कट ऑफ में कोई कम कट ऑफ बता देगा तो उससे आप खुश हो जाओगे, अरे यार अंदर आ गया। किसने कट ऑफ ज्यादा बता दी, वो मास्टरी बाउल है, इन पता ही को नहीं, इसको पता नहीं पेपर कितना लेंथी था, बच्चे कर ही नहीं पाए, बच्चों को प्रश्न नहीं आ रहे थे, इनको नहीं पता है। इन सब चीजों में आप बहुत टाइम खराब कर देते हो। एक सिचुएशन होती है सर खराब हो गया, खराब हो गया मतलब आप आउट ऑफ कंपटीशन है। अब आपके सामने, खराब वालों के सामने सीधी सी सिचुएशन ये है कि जो कमियां उन्होंने की हैं, पूरा पेपर का एनालिसिस हमेशा करना चाहिए, चाहे आपका पेपर खराब हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि वो पेपर आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये अलग बात है कि हम लोग शिकायतें करेंगे कि सर पेपर बहुत लेंथी आ गया, इतना पेपर अचानक से पैटर्न बदलने की जरूरत थी, क्या थी, वो सब चीजें छोड़िए आप, इन्होंने बदल दिया, अपन कुछ नहीं कर सकते। ये अलग चीज है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, हमारा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग नहीं था, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जो बच्चा 130 या 140% जिसने इस पेपर में पढ़ लिए, मान के चलना वो आने वाले 1 साल में कहीं ना कहीं कंपटीशन में सेट हो जाएगा, चाहे इसमें नहीं हो। लेकिन जो बच्चा 100-110% ही पढ़ पाया, पूरा पेपर नहीं पढ़ पाया, मान के चलिएगा कि उसने मेहनत चाहे कितनी गजब की क्यों नहीं की हो, लेकिन वो प्रैक्टिस उसकी बेहद कमजोर है। और इस चीज को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, मैं कई बार हमारे पीजीबी प्रोग्राम में और जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उन बच्चों को कई बार बोलता था, हम पेपर हार्ड बनाते हैं, पेपर में प्रश्न बहुत बड़े बड़े प्रश्न देता हूं, बच्चे कहते हैं सर इतने बड़े प्रश्न दोगे तो हमें टाइम इतना लग जाएगा। मेरा उद्देश्य ये होता था कि हमारे टेस्ट सीरीज में बच्चा जो प्रश्न देगा उस टाइम को मैनेज करना सीखेगा कि यार इतने बड़े प्रश्न में भी मैं टाइम मैनेज करूं। तो ये चीजें, ये समय इस चीज का नहीं है कि हम अपनी शिकायतें किसी और पे डाल दें। कोचिंग वालों ने ऐसा कर दिया, धीर सिंह सर ने ऐसा कर दिया, अधीन सेवा चयन बोर्ड ने ऐसा कर दिया, आलोक राज ने ऐसा कर दिया, ये सब चीजें अलग हट जाती हैं, क्योंकि आपके पास 2 ही सिचुएशन बचती हैं। पेपर का ईमानदारी से एनालिसिस कीजिए, अपनी कमियां नोट कीजिए और देखिए कि मैं यदि यहां पे बेहतर करता तो शायद मैं 130-135% तक पहुंचता, ये गलतियां मैं नहीं करता तो शायद 10% मैं ज्यादा कर पाता, यहां मैं टाइम खराब नहीं करता। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है और उनसे आगे बढ़ना है। ये तो है ईमानदारी वाली राय। और तुम ये सोचते हो कि मैं कोई इमोशनल छोटी सी एक रील बना दूं और उस रील को बना के तुम भावुक हो जाओ और बावड़े हो जाओ और आंसू बहाने लग जाओ, क्या बोला है, इनसे जिंदगी नहीं बदलेगी। कितनी भी इमोशनल रील्स देख लेना, जब तक अपनी सक्सेस की रील नहीं बनाओगे तब तक रियल में सुकून नहीं मिलेगा। बेटा जी लिख लो ये बात, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपकी आलोचना से, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ना आपकी प्रशंसा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ है वो सिर्फ आप हो। जितनी जल्दी इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करोगे उतना बेटर है। अब 2 सिचुएशन आपके सामने बनती हैं, आपका बहुत अच्छा हुआ है,
इन बच्चों को सर हमारा तो अच्छा हुआ है। अच्छे की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं, एक अंदर से आवाज आती है कि मान लीजिए मैं लेवल फर्स्ट में हूं और मेरे 110 प्लस % सही हो रहे हैं, 120 प्लस में जा रहा हूं, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा सोच ले। लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि 80 85 90 के आसपास हूं, मैं सोच रहा हूं कि नहीं मेरा तो मैं नहीं मानता कि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा हो जाएगा। खराब का मतलब है कि मैं कहीं हूं ही नहीं कंपटीशन में। जिसका बहुत अच्छा हुआ उसको भी मेरी एक राय है ईमानदारी वाली। ग्रेड फर्स्ट में एक चुरू में एक मेरी स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री से सिलेक्टेड हैं, लगी हुई हैं, उनके नंबर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे से साइकोलॉजी पढ़ी थी उन्होंने तो पर्सनल बैच में, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे इतने नंबर आए। मैंने कहा हो गया, मस्त रहे। बोले कि सर नहीं, यकीन नहीं होगा, जब तक फाइनल नहीं आएगा तब तक यकीन नहीं होगा। मैंने पर्सनल बैच स्टार्ट किया सिक्कर में, वो बच्ची दोबारा आगे आगे बैठ के, मैंने कहा दोबारा क्यों आई है? बोल सर जिस दिन पक्का हो जाएगा, जिस दिन काउंसलिंग हो जाएगी, उस दिन तक मैं पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं। उसने फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी और सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सच में, जबकि उसका सिलेक्शन हो गया था। मैं चाहता हूं कि जज्बा आप में होना चाहिए। जब तक फाइनली चीजों को प्राप्त नहीं कर लो तब तक मत छोड़िए। सिंपल सी कहानी है, यदि मैं नदी को कहूं कि तुम पहाड़ से उतर के नीचे क्यों आती हो, कहां जरूरत है, तुम पहाड़ में रहो ना, इतनी ऊंचाई पर रहो ना, कितना मजा आएगा। लेकिन नदी कभी नहीं सुनती है, वो चुपचाप बहती है और हमेशा नीचे बहती बहती सागर में जाके मिल जाती है। उसको पता है कि यदि मैं ऊपर ठहर गई तो जो मेरा सुंदर सा पानी है वो गंदा हो जाएगा। तो जीवन का नियम है, आप सबकी बातें नहीं सुन सकते। आपका बहुत अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, आपको चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सब मिडिल वर्ग के लोग हैं। और यदि गवर्नमेंट जॉब हमारा सपना है, यदि तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब सपना नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत है कि सर मैं बिजनेस में अच्छा कर सकता हूं, तो मैं कहता हूं बिजनेस करना पहले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करना। यदि तुम्हारे अंदर ये आवाज है, स्किल है कि मैं प्राइवेट में सक्सेस हो सकता हूं, मैं कहता हूं बिजनेस करना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करना। फिर बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं सर मैं गवर्नमेंट जॉब के ही लायक हूं, तो फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है दोबारा से खड़े हो जाने का। तो चाहे बहुत अच्छा हुआ हो तब भी आप आगे वाली भर्ती की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा हुआ है तो 100% तैयारी शुरू करनी है, और खराब हुआ है तो दुगुनी गति से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी बार अपने आप को ये सोचोगे कि यार मैं क्यों हो गया, अब देखो इसका कोई समाधान नहीं है। आप ये सोचोगे सब लोग क्या कहेंगे, 1 साल से तैयारी कर रही थी सर, 2 साल से कर रही थी, इस समाज की चिंता कभी मत करना। फिर बोल रहा हूं, ये वही समाज है, ये वही समाज है जिसने करण जैसे योद्धा को योद्धा मानने से इनकार कर दिया। तो क्यों जाना उस समाज के पीछे, क्यों लेना मेरे को किसी सर्टिफिकेट? जो करण को ठुकरा सकता है जो समाज, वो आपको तो तुरंत ठुकरा देगा भाई। करण जैसे योद्धा को ठुकरा सकता है, नहीं लेना सर्टिफिकेट मुझे किसी से। शुरू हो जाओ बेटा। सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है, पेपर का एनालिसिस करना, कमियां निकालना, जो भी करना। अब मान लो मैं साइकोलॉजी में कह दूं कि इंग्लिश में पूरे के पूरे आ गए, साइंस में पूरे के पूरे आ गए, ठीक है, हिंदी में 3% आउट ऑफ सिलेबस, मैंने बोला नहीं बात, लेकिन आगे तो आगे, अब मैं क्या कर सकता हूं? 10 में से 7% साइकोलॉजी किताब से आगे, 3 नहीं है, ठीक है। मैं एसएसटी में कह दूं कि 2% आउट ऑफ सिलेबस आ गए, मैं कह दूं मेरी किताब से, वो किसी से भी नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं पॉजिटिव ले लूंगी, वो पर्सन जो कहीं और नहीं मिलेंगे वो अपने मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव चीज है। तो वही चीज पॉजिटिव लो, क्या ठीक है, जो कमियां होगी, गलतियां होगी, सुधारेंगे और अच्छा करेंगे। क्यों तनाव लेंगे? तनाव लेना समाधान नहीं है, तनाव को तोड़ देना समाधान है। अब 2 चीजें मैं आप लोगों के सामने कहूंगा, आगे बात कर रहा हूं, कट ऑफ के ऊपर भी आऊंगा, रुक जाए, कट ऑफ वाले बच्चे इंतजार करें कट ऑफ को लेकर। दूसरी सिचुएशन कि सर अब क्या हो सकता है, क्या ग्रेड 3 दोबारा आ रही है आपके सामने? देखो ग्रेड 3 दोबारा आ रही कि नहीं आ रही, डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, लगभग 30 से 40 हजार की डीपीसी की प्रक्रिया है। मैं कह दूं कि अभी 3rd ग्रेड भर्ती आ जाएगी, ये केवल आपकी तैयारी के लिए आपको वापस से खड़े करने का एक प्रयास रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि 3rd ग्रेड की भर्ती आ जाएगी। यद्यपि सरकार के लेवल पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि हम हर साल जितने पद खाली होंगे भर्ती निकालेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लास्ट साल भर्ती, लास्ट साल 2027 में तो निकलेगी, याद रखना, 28 में क्योंकि मुख्य चुनाव हो जाएंगे, तो ये तय है कि भर्तियां तो निकालेंगे ये। लेकिन 27 में कितने पदों पे भर्ती आती है, 27 में आती कि नहीं आती, या 27 में लास्ट में जाके आती है, 26 में लास्ट में जाके आती है और 27 में एग्जाम होती है, तो ये अलग अलग संभावना है। लेकिन फिलहाल आप ग्रेड 3 को छोड़ दें कि ग्रेड 3 मान लीजिए अभी नहीं आ रही, 26 लास्ट में आएगी या 27 में आएगी, जो भी आएगी, रीट पहले होगी। जो संभावना बन रही है कि बोर्ड एग्जाम के बाद रीट करवाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और रीट के बाद ग्रेड 3 की भर्ती आएगी। जो फिलहाल इंफॉर्मेशन है वो सही गलत कितनी कोई नहीं जानता। अब आपके सामने सिचुएशन 2 है। एक तरफ है आपके पास आरएस
एक तरफ है आपके पास एसआई, एक है आपके ईओ आरओ जो आई नहीं है, संभावना है। एक तरफ है आपके पास ये 3 भर्तियां मान के चलिए, ठीक है। एक तरफ आपके पास है फर्स्ट ग्रेड, एक तरफ आपके पास है सेकंड ग्रेड, एक आपके पास थर्ड ग्रेड जो भी आई नहीं, आएगी पता नहीं कब आएगी। एक तरफ आपके पास एलडीसी, एक तरफ आपके पास लेब असिस्टेंट, ठीक है, इससे जुड़ी हुई भर्तियां। अब 2 बातें याद रखना, जिनकी बीएड नहीं है, जो लेवल फर्स्ट में है, यदि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप आरएस की तरफ मुड़ जाओ। यदि आपने इसकी ढंग से प्रिपरेशन कर ली, सिलेक्शन के लिए मत पढ़ना, उम्मीदों के लिए मत पढ़ना, अपेक्षाएं कभी किसी से मत पाल लेना। अपेक्षाएं तोड़ देती हैं कि मेरा होना चाहिए। जिंदगी में कई बार कहते हैं मन तो सर ओ ऐसा ही जैकेट चाहिए, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो चीज आप ये मान लेते हो कि अभी चाहिए, यही चाहिए, वो नहीं मिलती है। लेकिन इसको नहीं मिलने का मतलब नहीं है कि आपको कोई बेहतरीन चीज नहीं मिलेगी, हो सकता है इससे बेहतरीन जैकेट आपको मिल जाए। तो लाइफ में हमेशा अपेक्षाएं मत पालो, ठीक है। और ना ही कभी किसी को घोषणा करो कि मैं अब और उसकी तैयारी करूंगा। कल एक बच्चे ने कहा गुरुजी चिंता ना करें, पेपर खराब हो गया, लेकिन इस बार मतलब सीना तोड़ के सिलेक्शन लूंगा। दूसरे ने कहा, एक बच्चे ने कहा सर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आपके स्टूडेंट हैं, इस बार रणभेरी बजा देंगे। अरे भाई कोई रणभेरी कौन बजानी, और कोई सीना नहीं तोड़ना, कोई चीरफाड़ गुन करनी। ना तो स्टेटस लगाया करो का, और ना है कि घोषणा कराया करो। चुपचाप प्रतिकार होता है ना, शोध होता है, वो हमेशा प्रतिकार होता है, वो हमेशा मौन लिया जाता है। चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ, घर वालों को कह दो कि मैं तो कोई जॉब कर हूं सागे सागे, और साथ में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जिस सिचुएशन में तुम पढ़ाई करो, घोषणाएं मत करो कि मैं प्रतिकार लूंगा, सीना चूर के कर दूंगा, और मैं इस बार ऐसे कर दूंगा ना वैसा कर दूंगा। ये सब रह जाते हैं। हमारे राजाओं ने बहुत घोषणाएं कि हम ऐसे कर देंगे, विदेशी आक्रमणकारी तोड़ के चले गए। घोषणाओं से कुछ नहीं होता है, शांत तरीके से चीजों को करना स्टार्ट करो बेटा, सबसे बढ़िया तरीका है। अब देखना, आरएस कर सकते हैं आप, इसकी तैयारी करोगे तो बाकी की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है। यदि बीएड नहीं कर रखा है, ऐसा ही कर सकते हैं। यदि पावर चाहिए और आपके पास बढ़िया हिंदी आपकी अच्छी है, फिजिकल भी आपका ठीक है, आरएस और एसआई की तरफ जा सकते हो। और ये दोनों तैयार कर लेते हो तो ईओ आरओ की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है। सिंपल सा तरीका है। यदि बीएड नहीं है और चीजें नहीं है, पावर की बड़ी आकांक्षा है और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, और ये मेरी राय मत मानो, कोई भी भर्ती को चुनने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसका सिलेबस निकाला। सिलेबस निकालने के बाद अपने गुण अवगुण दोनों देखो कि मेरे में क्या बढ़िया है क्या खराब है, और फिर देखो कि यार मैं कर सकता हूं क्या, इस सिलेबस को मैं तोड़ सकता हूं क्या, 5 महीने में 4 महीने में कर सकता हूं। किसी की राय मत सुनना, सबकी राय अलग अलग हो सकती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है। मैं हूं चाहे कोई और टीचर हो, लेकिन आपकी राय सबसे सही होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी औकात क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। तो सबसे बेटर यह है कि अपनी कमियों को देखो, सिलेबस को देखो, और ये देखो कि इतना टाइम है, इतने टाइम में मैं इतनी चीजें मैनेज कर सकता हूं क्या। वहां से जो निकल के आएगा वो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। या जिन बच्चों ने लगाया कि सर ग्रेड 3 कर ली, क्या फर्स्ट ग्रेड हो सकती है क्या, पता है फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज है, फर्स्ट पेपर बड़ा हार्ड है, आपको लगता है कि 3 महीने में नहीं पॉसिबल है, तो चक्कर में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, छोड़ दो। आपको लगता है ग्रेड 3 में लगभग चीजें की हुई है, जीके पढ़ा हुआ है, साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट लगभग पढ़ा हुआ है, सेकंड ग्रेड बेस्ट ऑप्शन है। जिन्होंने बीएड कर रखा है, लेवल सेकंड के बच्चे हैं, मेरी उनको राय है, दी आपको सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस देख के आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, आप इसकी तरफ जुट जाइए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। ग्रेड 3 जब आएगी, जब देखा जाएगा लेवल फर्स्ट के बच्चे या वो बच्चे जिनको लगता है कि सर सेकंड ग्रेड में भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जिनकी 10+2 सीईटी है, उनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस है कि उनको एलडीसी करना चाहिए। ये 10+ सीटी आपका किया हुआ है, निकला हुआ है, और आपको लग रहा है सेकंड ग्रेड वगैरह में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ग्रेड फर्स्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसके सिलेबस को देख के लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो एलडीसी अच्छा कंपटीशन है। लेब असिस्टेंट की तरफ आप जा सकते हो, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे स्पेशली, या वो बच्चे लेब असिस्टेंट, वैसे सेकंड ग्रेड की भी आप तैयारी करते हो तो लेब असिस्टेंट की तैयारी ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनमें से कोई भी भर्ती को चुनो, ईमानदारी से सिलेबस का एनालिसिस करो, अपनी कमियों की बात करो, पॉजिटिव चीजों की बात करो, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ, एक अच्छे से ईमानदारी से राय करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तीसरी चीज जो आपकी मेरे पास थी कि सर हाँ, जो भी वीडियो थर्ड ग्रेड से जो आपको लगता है कि आप उस भर्ती को, किसी भर्ती को चूज करते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसका सिलेबस निकालना, अपनी कमियों की बात करना। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से नई किताबें लेके आओ, कोई जरूरत नहीं। आपको जो पार्ट में कुछ नया अपडेट करना है वो ले आओ,
ठीक है, कोई किताब आपको लग रहा है इसमें और नया कंटेंट पढ़ना है वो ले आओ, ठीक है। थोड़ा कोई सिलेबस चेंजेस, मान सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी में चेंज किया है इस बार, फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी में चेंज किया, थोड़ा बहुत जो चेंज किया है, या कोई और चीज जीके में कोई पार्ट में चेंज हुआ तो उसका पार्ट